नमस्कार, आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज। आपके साथ मैं हूं कृतिका चौबीसा। खबरों को विस्तार से जानेंगे। फिलहाल एक नजर दिन भर की तमाम बड़ी खबरों पर। धनपति रसूखदार नेताजी ने कोर्ट के फैसले को भी किया दरकिनार। क्षतिपूर्ति राशि दिलाने की पीड़ित परिवार ने लगाई गुहार। कैसे होगी पालना, कांग्रेस की सरकार। बैंक में लोन लेने से पहले हो जाइए सावधान। 7 लाख का लोन लेने वाली महिला को धोखे में रखकर लिया 21 लाख का लोन। बीच की कड़ियां हुई संदेह के घेरे में। किसी चमत्कार से कम नहीं है झाड़ोल का महादेव मंदिर। न पिघला न जमा है 5 सालों से घी का शिवलिंग। और मैखानों के नए खेवनहारों के खिले चेहरे। शिक्षा के मंदिर में हुई सोमरस दुकानों की नीलामी। और अब खबर विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं कांग्रेस सरकार में लक्ष्मीपति नेताजी के कोर्ट के फैसले को न मानने की। आइए आज आपको एक ऐसे शख्स की हकीकत से रूबरू करवाते हैं जो नामचीन धनपति होने के साथ साथ प्रदेश की कांग्रेस सरकार में कबीना सेवक भी है। जी हां, पूरे मेवाड़ से कैबिनेट में आने वाले एकमात्र उदयलाल आंजना ने साल 2014 में हुए फैसले की पालना अभी तक नहीं की है। माननीय न्यायालय के फैसले को न मानने वाले कम ही लोग होंगे, जिनमें से रसूखदार नेताजी उदयलाल आंजना भी शामिल है। चलिए अब आपको पूरी कहानी से रूबरू करवाते हैं। मनोहर चंद्र मीणा नाम का एक कर्मचारी था जो रसूखदार नेताजी उदयलाल आंजना की चेतक एंटरप्राइजेस के तहत काम करता था। उस समय उसका वेतन 3000 रुपये मासिक था। ये कंपनी सड़क आदि बनाने का काम करती थी। साल 2004 में रोलर पर कार्य करते समय मनोहर चंद्र मीणा की दुर्घटना से मौत हो गई थी। उस समय मृतक की उम्र महज 20 वर्ष की थी और उस पर आश्रित उसका पूरा परिवार था। बाद में पीड़ित परिवार द्वारा रसूखदार नेताजी से क्षतिपूर्ति राशि देने की अपील की गई, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया। बाद में पीड़ित परिवार न्यायालय की शरण में गया और साल 2012 में उनके पक्ष में फाइनल फैसला हो गया और 3,36,000 रुपए देना तय हुआ था। लेकिन आज तक रसूखदार नेताजी की कंपनी ने वह क्षतिपूर्ति राशि नहीं चुकाई है, जो ब्याज सहित फरवरी माह तक करीब 9 लाख रुपए हो गई है। ऐसे में अब पीड़ित परिवार कोर्ट के फैसले के बाद भी नाइंसाफी की सजा झेल रहा है। मंगलवार को पीड़ित परिवार के लोग जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे और मुख्य सेवक के नाम ज्ञापन सौंपकर रसूखदार नेताजी उदयलाल आंजना से क्षतिपूर्ति राशि दिलाने की मांग की है। हमारी बहू है, उसके क्या नाम, वो घर वाला वहाँ उदयलाल आंजना के वहाँ काम करते थे एमपी में, तो वहाँ उनकी डेथ होगी उनके एक्सीडेंट में। तो आज कम से कम 15 साल हो गए, तो अभी तक कोई सरकार ने पैसा नहीं दिया है। तो कोर्ट से पैसा नहीं दिया है और आज तक ये घर कैसे चला रहे यही जाने हैं। और इसी वजह से क्या है कि इनको गरीब है, बिल्कुल गरीब स्थिति है, बच्चे हैं, अब पढ़ावे लिखावे कैसे और इनका घर गृहस्थी कैसे चलावे, ये बात। कोर्ट ने क्या फैसला दिया? कोर्ट ने फैसला दिया कि पैसे दे देंगे कैसे चल रहा है, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई हो ही नहीं रही है। 9 लाख के करीबन आसपास है। अच्छा, हाँ सर। कितने समय से पैसा नहीं आया? 15 साल हो गए, लगभग 15 साल हो गए सर। अगर आप मजबूरी में अगर किसी बैंक से लोन लेना चाहते हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि आपके आसपास ऐसे लोग घूम रहे हैं जो आपको लोन तो येन केन प्रकार दिला देंगे, लेकिन उसके बाद आपके साथ जो होगा उससे आपके पैरों की जमीन तक खिसक जाएगी। आप इस बकड़जाल में ऐसे फंसोगे कि बाद में आपके पास आत्महत्या करने के अलावा कोई चारा नहीं होगा। इसी तरह की एक बड़ी घटना सामने आई है शहर के प्रतापनगर थाना क्षेत्र में, जहां एक विधवा महिला को अपनी बेटी की शादी के लिए 7 लाख का लोन लेना इतना भारी पड़ा कि अब वह न तो इससे निकल पा रही है, न ही उसकी हैसियत ऐसी है कि अपने बैंक में रखे अपने मकान के कागजात वह छुड़वा पाए। चलिए इस पूरी हकीकत से आपको रूबरू करवाते हैं और इनसे जुड़े अहम किरदारों से भी मिलवा ही देते हैं। यह है पुष्पा साल्वी। पति की मौत के बाद बेटे बेटी को पालने की जिम्मेदारी इस बेवा पर ही थी। ऐसे में बेटी की शादी के लिए पैसों की जरूरत आन पड़ी तो विधवा ने सोचा कि वह अपने मकान के कागजात बैंक में गिरवी रखाकर लोन ले लेगी। इस बीच उसके बेटे उमेश के मित्र रामनारायण पुष्करना तक यह बात पहुंची तो उसने लोन दिलाने के लिए इधर उधर भागकर दौड़ की, लेकिन कहीं सफलता नहीं मिली। इस दौरान देवनारायण गुर्जर नाम के युवक ने रामनारायण की मुलाकात हुई तो वह पुष्पा साल्वी के घर देवनारायण गुर्जर को ले गया। बाद में सारी बातचीत हो गई और पुष्पा साल्वी ने 7 लाख के लोन दिलाने के आश्वासन पर शादी की सारी बुकिंगें भी करा दी। बाद में देवनारायण गुर्जर ने पुष्पा साल्वी की और बेटे को शास्त्री सर्कल स्थित तलेसरा अपार्टमेंट में बने संजय गुर्रानी के ऑफिस में बुलवाया। आपको बता दें कि संजय गुर्रानी बैंक ऑफ बड़ौदा
सही 4 बैंकों के DSA हैं, जो लोन लेने से पूर्व सारी कागजी कार्रवाई पूरी करते हैं। श्री गुर्रानी के यहाँ कागजी कार्रवाई पूरी हो गई, फिर भी कुछ दिनों तक पैसे नहीं आने पर परेशान पीड़िता ने अपने मकान के कागजात फिर से देने की बात देवनारायण गुर्जर से कही, तो उसने तुरंत उन्हें कृषि मंडी स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा के कार्यालय पर बुला दिया, जहां पर मां बेटे दोनों पहुंचे। ऐसे में लाइट बिल नहीं लाने पर पुष्पा साल्वी का बेटा उमेश साल्वी घर पर बिल लेने के लिए चला गया। इस दौरान देवनारायण ने पुष्पा साल्वी से कुछ कागजातों पर साइन करवा लिए। बाद में लोन की प्रक्रिया पूरी हुई और पुष्पा साल्वी को 7 लाख रुपए मिल गए, लेकिन उसे पता ही नहीं चला कि लोन उसने नहीं, देवनारायण गुर्जर ने अपनी कंपनी देव कंस्ट्रक्शन के नाम पर लिया गया है, और वह भी 7 लाख नहीं 21 लाख का। सुनिए बड़ी धोखाधड़ी से पीड़ित महिला और उसके बेटे और अधिवक्ता का क्या कुछ कहना है। हमारे साथ में एक बहुत बड़ा बैंक की रिगार्डिंग लोन कराने की रिगार्डिंग बहुत बड़ा धोखा हुआ है। एक्चुअली मेरी बहन की शादी थी 2017 में फरवरी में, तो मुझे कुछ रुपयों की आवश्यकता थी और मतलब उस टाइम में कंडीशन नहीं थी मेरी, तो मैंने मेरे एक मित्र हैं कानपुर निवासी श्री राम नारायण पुष्करना, उनसे संपर्क किया मैंने। उसके बाद में संपर्क करने के बाद में उनसे बोला भाई मेरे को बस पैसों की ज़रूरत है, कुछ है तो हेल्प करो थोड़ी, मेरी बहन की शादी है। एक्चुअली मेरे फादर भी नहीं है, तो कमाने वाला वगैरह सब मैं ही हूँ। तो उसके बाद में उन्होंने बोला चलो ठीक है, मैं देखता हूँ कहीं मतलब व्यवस्था करते हैं, या फिर उन्होंने थोड़े दिन बाद में कुछ देवनारायण गुर्जर करके नामक व्यक्ति है, उनसे संपर्क किया। फिर उनसे संपर्क हमसे करवाया कि बोले कि आंटी जी मतलब मेरा ये मकान है जो मेरी मम्मी के नाम पे है, तो उनसे संपर्क किया तो हमको बताया कि भाई ये आपके मकान के नाम पे लोन करवा देगा, जिससे आपकी बेटी की शादी हो जाएगी और किस्तें आप मतलब किस्त वगैरह चुकाते रहना। तो हमने संपर्क किया उनसे, फिर वो आए, उन्होंने संपर्क किया, फिर हमसे मकान के पेपर वगैरह ओरिजिनल मांगे, तो हमने सारे डॉक्यूमेंट वगैरह तैयार किए। तो उसके बाद में हमको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट पूरे कंप्लीट करा के उसके बाद में हमको बुलाया तलेसरा चैम्बर सासी सर्कल में है, एक संजय जी गुरनानी करके हैं, सिंधी है, तो वो हमारे एक्चुअली पड़ोसी है, पर हमको नहीं पता था उनके ऑफिस में हमको बुलाया जा रहा है। तो वहाँ पे ऑफिस में बुलाया हमको, हमारे सारे मूल कागजात दस्तावेज लिए वहाँ पे हम, और कागजों पर वगैरह साइन कराया, आधार कार्ड वगैरह जो भी है वो सब कुछ लिया। फिर उसके बाद में उन्होंने बोला कि आपका लोन हो जाएगा 7 लाख का, 7 लाख की ज़रूरत है हमको, तो 7 लाख का आपका लोन हो जाएगा। फिर हम चले आए वहाँ से। उसके बाद में फिर देवनारायण गुर्जर और एक बैंक मैनेजर है पीयूष शर्मा, जो कि बैंक ऑफ बड़ौदा कृषि मंडी से हैं, वहाँ से लोन होना था, तो वहाँ के मैनेजर पीयूष शर्मा, देवनारायण गुर्जर और ये संजय जी गुरनानी, तीनों जने मकान के लिए यहाँ पे आए, मकान को देखा करा, वैल्यूएशन वगैरह सब कुछ यहाँ से करके गए, और पर उन्होंने कुछ हमको कुछ बताया नहीं कि क्या हो रहा है क्या नहीं, कितने लाख का लोन हो रहा है, क्या हो रहा है, कुछ नहीं। उसके बाद में वो चले गए। उसके बाद में हमको कृषि मंडी शाखा में बुलाया गया, कृषि मंडी शाखा बैंक ऑफ बड़ौदा में बुलाया गया। फिर हम उस दिन मतलब साइन करने थे हमको कि हमारा लोन पास हो रहा है, तो उसके बाद में फिर हमको बुलाया, तो हम दोनों गए, मम्मी और हम दोनों। तो मकान तो मम्मी के नाम पे, तो मकान के कागजात के ऊपर साइन करने के लिए मम्मी को ही साइन करना थे। तो हम जैसा ही गए वहाँ पे, तो मेरे को बोला गया कि पीयूष शर्मा और देवनारायण गुर्जर बोलते हैं कि आप जाके करंट बिल का कॉपी लेके आओ, लाइट बिल की। तो मैं कॉपी लेने जैसे ही मेरे को बोला कॉपी लेके आओ, फिर मैं मम्मी को बोला कि भाई आंटी जी आप बैठ जाओ, अंदर पेपर तैयार हो रहे हैं, साहब अभी कहीं चले जाएंगे इसलिए उनको पेपर कर रहे हैं, तो आप बैठ जाओ। तो उमेश भैया जा रहे हैं लेने के लिए, तो जाने दो उनको। तो मैं गया, मतलब बिल की कॉपी लेने के लिए आया जैसे ही, फिर उसके बाद में लेके वापस पहुंचा, तब तक ये मम्मी से बोल के उनको पेपर पे साइन करवा दिया मम्मी से। मैं पीछे से आया, फिर अब बोलेगा आपका पेपर का अब कुछ काम नहीं है, ये हो गया, आपका बिल की ज़रूरत नहीं है, आपका काम हो गया, साहब ने आपकी फाइल सैंक्शन कर दी, हो गया आपका काम। फिर हम वहाँ से चले आए। फिर मतलब शादी का माहौल था कुछ था, तो हम थोड़ा व्यस्त भी थे इस टाइम पे। फिर इसके बाद में देवनारायण गुर्जर ने मतलब बाद में शादी के टाइम पे हमको कहीं से 6.5 लाख रुपए मतलब बैंक अकाउंट से मतलब कहीं ट्रांसफ़र किए थे हमारे SBI अकाउंट में, मम्मी के अकाउंट में। तो हमको शादी का वो चलो ठीक है, बहुत लोन हो गया, हमारे पास पैसे भी आ गए, 6.5 लाख रुपए ट्रांसफ़र किए, और 30,000 रुपये उसने कमीशन के वगैरह के लिए, और 20,000 रुपये मेरी सिस्टर के अकाउंट में उसने एक बार जमा किए थे जब हमको ज़रूरत थी। ऐसा करके 7 लाख रुपए उसने मतलब ये दे दिए हमको। फिर उसके बाद में हमने मतलब मकान मतलब पूरी शादी थी उस समय, शादी के टाइम पे माहौल ऐसा था, तो उसके में 3-4 किस्तें उसने हमसे कैश नकद में ले ली, जो कि 15,572 के हिसाब से किस्त थी,
उसके हिसाब से हमने 15,600 रुपये उसके 3-4 महीने तक हमने केस देते रहे। इसके बाद में उन्होंने देवनारायण गुर्जर ने एक अकाउंट नंबर दिया हमको कि उस अकाउंट नंबर के अंदर आपको किस्त जमा करानी है आंटी जी, इस अकाउंट नंबर में किस्त जमा कराते रहना। तो हमने 15,600 के हिसाब से पूरा अकाउंट नंबर में किस्त जमा करी, कम से कम 14 किस्त। उसके बाद में हमको लगा कि यार बैंक फाइनल कराना है हमको पूरा लोन, क्योंकि हमारे एक रिश्तेदार है मेरे मौसा जी करके, तो उनसे हम संपर्क किया कि हमको लोन वगैरह फाइनल कराना है। मौसा जी उनके पास में थे, मतलब वो हमारी मदद करना चाहते थे, तो हमने उनसे संपर्क किया और उन्होंने बोला ठीक है मैं करा दूंगा आपका जो भी होगा। फिर उनसे संपर्क किया तो फिर हमने वापस देव को बोला कि हमको मकान के पेपर वापस चाहिए, हमको लोन फाइनल कराना है। लोन फाइनल कराने के बाद में उससे बात की हमने देवनारायण गुर्जर से बात की, तो देवनारायण गुर्जर ने कुछ आनाकानी की हमसे। वो जनवरी 2018 की बात है, हमने मतलब उनको बोला कि भाई जनवरी है, नए साल में हमको फाइनल कराना हमारे बैंक का। फिर जनवरी उसने आनाकानी करके निकाल दी, फरवरी निकाल दी, मार्च में बोला, मैंने कहा कराना ही है जमा कैसे न कैसे। फिर हमको थोड़ी शंका हुई तो हम बैंक ऑफ बड़ौदा कृषि मंडी गए वहाँ पे। फिर वहाँ पे जाके हमको पता चला कि देवनारायण गुर्जर ने अपनी कंस्ट्रक्शन कंपनी के नाम से 7 लाख की बजाय 21 लाख का लोन ले रखा है, और गारंटर पेटे में मम्मी से षड्यंत्रपूर्वक काम करके मम्मी से सिग्नेचर करवा दिया उसने। उस समय हमको मतलब विश्वास था कि चलो हमारा हेल्प कर रहा है तो वो काम कर देगा, चलो उसने पूरे। फिर उसके बाद में एक चीज और है कि उस टाइम पे शादी थी, शादी के टाइम हम व्यस्त थे, तो उस टाइम पे उसने एक सैंक्शन लेटर करके 7 लाख का बना के फर्जी, और एक स्टेटमेंट की कॉपी ऐसा करके हमको दिया था एक, जो मम्मी ने उस समय व्यस्तता में मतलब शादी के माहौल के अंदर कहीं रख दिया। तो हमको भी लगा चलो हमारा लोन सैंक्शन हो गया, पेपर हमारे पास में पड़े। वो हमने पेपर बाद में देखे, 14 महीनों बाद में हमको पता चला कि इसने ऐसा ऐसा काम किया, अपनी खुद की कंस्ट्रक्शन कंपनी के ऊपर उसने लोन ले लिया, मम्मी को गारंटर पेटर में डाल दिया। फिर ये बात हमने बैंक मैनेजर को बताई, बैंक मैनेजर को पूरी एप्लीकेशन लिखी। तो एप्लीकेशन में बैंक मैनेजर ने बोला कि आप इसके खिलाफ FIR कराओ। तो वहाँ से भी लेटर आया हमारे पास में, ये सब हो गया। उसके बाद में आज दिन तक मतलब हम उसको बोल रहे हैं भाई आप पैसा जमा करा दो। और एक चीज़ और है, हमने हमारा पैसा पूरा जमा करा दिया, जो कि मेरे मौसा जी का एक चेक है अनिल कुमार जी के नाम से, 5,95,000 रुपये हमारे निकल रहे थे, तो वो हमने पूरे उसके जमा करा दिए। उसने ही बोला था कि मैं भी जमा करा रहा हूँ आंटी जी आप भी करा दो। हम दोनों ने मतलब मैंने 5,95,000 का चेक डाला और उसने भी 7 लाख रुपए का चेक डाला। हमारा चेक क्लियर हो गया, उसका चेक क्लियर ही नहीं हुआ। उसके बाद में वापस उसको बोला तो उसने 7 लाख रुपए कहीं से दूसरी जगह से ट्रांसफर किए। फिर ट्रांसफर किए, हमको शो कर दिया कि हमने मेरे पैसे जमा करा दिए, थोड़े दिन में और थोड़े पैसे जमा करा के आपके पेपर फाइनल करा के दे दूंगा। फिर उसी दिन शाम के टाइम पे या अगले दिन उसने वापस वहां से 7.5 लाख रुपए वापस विड्रॉल कर दी, जबकि हमको ये पता नहीं था कि वो अकाउंट कौन सा है, उसको लोन वाला अकाउंट है, OD अकाउंट है या लिमिट वाला अकाउंट, हमको कुछ ध्यान नहीं। फिर हमने वापस बुलाया, उससे बोला कि भाई क्यों करा है, ऐसा क्यों नहीं करा है, वापस मेरे पैसे जमा करा के हमको दे दो। तो उसने बोला नहीं आंटी जी कुछ ना, मैं करवा दूंगा जमा करा। ऐसा करके पूरा साल भर हो गया है। अभी साल भर के अंदर उसने थोड़े बहुत कहीं पैसे जमा कराए होंगे, पर अभी तक हमको हमारे पेपर नहीं मिले पूरे। बस खाली अब बहुत थक हार के हमने फिर अभी थोड़े दिन पहले, महीना भर 2 महीना पहले हमने FIR की प्रतापनगर थाने में, और प्रशासन की तरफ से भी अभी तक हमको कोई हेल्प नहीं मिली। हमारे बयान भी हो गए, मेरी मदर के भी बयान हो गए, अभी तक 1 महीना हो गया, उन्होंने ना तो कुछ कार्रवाई की ना कुछ उसके खिलाफ मतलब कुछ भी नहीं हुआ अभी तक। तो हम यही चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से मतलब हमको ये न्याय दिलाया जाए। और ये तीनों जने हैं, पीयूष शर्मा और संजय जी गुरनानी और ये देवनारायण गुर्जर, इन दोनों ने षड्यंत्रपूर्वक काम किया हमारे साथ में, मतलब इतना विश्वास में लेके उन्होंने काम किया। और ये संजय जी गुरनानी, इनका ही ऑफिस है वहाँ पे तलेसरा चैम्बर में, वहाँ पे ही उन्होंने मतलब हमको बुलाया और पूरा मतलब पूरी सेटिंग वगैरह सब करनी थी इनके थ्रू। ये मीडिएटर का काम इन्होंने किया, मतलब पूरा ऐसे करके मतलब पूरा हमारा कर दिया हमने। हमारे पास सारे प्रूफ है जो उसने फर्जी वो दिए हैं, डॉक्यूमेंट वगैरह सब कुछ हमारे पास में, हमने पूरा जमा करा रखे हैं पुलिस थाने में। और SP साहब के सामने भी हम पेश हुए हैं, उनको भी बोला गया। बस मेरी यही दरखास्त है कि SP साहब और पूरा मतलब हमारे उदयपुर वासियों, बस हमारा न्याय दिलाया जाए, हमें हमारे वापस मकान के पेपर दिलाया जाए और ऐसे लोगों के साथ में कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें। मेरे घर पे आए थे, मेरी बेटी की शादी थी, तो लोन के लिए मैंने राम पुष्करना को बोला था। तो फिर इन्होंने बोला कि ठीक है मेरे है मिलने वाले, मैं इनसे बात करा दूंगा। तो फिर इनसे आए तो मिलाया हमारों को, तो हम बैठ के बातचीत करी। तो फिर वो तीसरे दिन आए, बोले कि आप आंटी जी आपके पेपर लेके वहाँ पे आ जाना।
तो हम दोनों माँ बेटे वहाँ पे गए थे, वहाँ पे ऑफिस था, वहाँ पे गए, संजय गुरुनानी का ऑफिस था जो, तो वहाँ पे हमारे आधार कार्ड वगैरह लिया और साइन वगैरह करवाए। फिर हम वहाँ से चले आए। फिर 2-3 दिन बाद यहाँ पे घर पे आए, देख दुखा के घर, और चले गए, चाय पानी पी। पर मेरे को ऐसे नहीं बताया कि आपका 7 लाख का लोन हो रहा है कि 21 लाख का लोन हो रहा है, आंटी जी आप नहीं चुका पाओगे तो आपका मकान जा सकता है। कुछ नहीं बोला, बैंक मैनेजर ने नहीं बोला और संजय गुरुनानी ने भी नहीं बोला। फिर हम वहाँ पे गए, बैंक में कृषि मंडी बैंक में गए, तो वहाँ पे मेरे को बुलाया थी दोनों माँ बेटे को। हम दोनों माँ बेटे वहाँ पे गए, तो मेरे बेटे को बोले कि लाइट बिल का लेके आओ अभी और आप बैठ जाओ आंटी जी। जैसे मेरा बेटा इधर लाइट बिल लेने आया तो मेरे को बोले कि आप साइन कर दो आंटी जी, ये कि साहब चले जाएंगे तो साइन कर दो। तो मैंने देखा भाई एजेंट खड़ा है और बोल रहे हैं तो साइन कर दूं, पर उसने ऐसा नहीं बोला बैंक मैनेजर ने भाई इसका बेटा आने दो फिर बाद में साइन कराएंगे, कि कुछ नहीं बोला। और मेरे को बोले वह साइन कर दो, मैंने साइन कर दिया। मेरे से कुछ नहीं पूछा कि आंटी जी आपकी इतने लाख का लोन हो रहा है, कि आप इसमें शामिल हो, कि आपकी रजाबंदी है, कुछ नहीं बताया मेरे को। फिर साइन जैसे ये आया और इसके वो बिल लेके आया तो बोले आंटी जी आपका काम हो गया। तो वह ठीक है, हो गया। तो फिर हम क्या चाह रहे हो इस पूरे मामले में? हम ऐसा चाह रहे हैं कि मेरे पेपर आ जाए और इनको दोनों तीनों को, संजय गुरुनानी को, बैंक मैनेजर को और देव गुजर को, इसने इतना विश्वास में ले लिया, इतना हमारे घर जैसे विश्वास में ले लिया कि इसकी कोई हद नहीं। ऐसे विश्वास में लेके इतना बड़ा धोखा कर दिया है। और मैं हूँ विधवा और मेरा बेटा है, कुछ नहीं, हमारे पराठे की दुकान है, वही संजय गुरुनानी की है। वहाँ पे हम दोनों माँ बेटे पराठे बनाते हैं और कुछ नहीं करते हैं, बस यही काम है हमारा, और कोई काम नहीं है। और हम घर से बेघर हो गए हैं, पैसे सारे दे दिए तो भी हम रोड पे आ गए। अब ऐसा लग रहा है कि आत्महत्या करके मर जाऊं मेरा पेपर नहीं मिले तो बस यही बात सबसे विनती है मेरी कि थाने वाले कुछ नहीं कर रहे हैं, तो मेरी हाथा जोड़ी है, बस मेरे को न्याय दिलाया जाए। एक पुष्पा सालवी करके महिला है, प्रताप नगर की रहने वाली। इसको इसकी बेटी की शादी के लिए लोन की आवश्यकता थी, तो इसको इसके मिलने वाले कोई राम गुजर है, राम करके लड़का है कानपुर का, उस राम ने एक देव नारायण गुजर से मिलवाया। उस देव नारायण गुजर ने क्या किया, इनके नाम पे लोन करवाने के लिए इनको बैंक में लेकर के गए और इनके नाम पे लोन नहीं करवा करके खुद की फर्म के सीसी लिमिट पे इनकी जो प्रॉपर्टी पेपर थे वो रख दिए। उसके बाद में जो इनको जो पैसा दिया था 7 लाख रुपए, इन्होंने इनको किस्तों के लिए स्टेटमेंट भी बैंक से जारी किया, फर्जी सैंक्शन लेटर जारी किया। इन्होंने जब 7 लाख रुपए जमा करा दिए और पेपर लेने के लिए गए, बैंक ने कहा कि आपके नाम पे लोन नहीं होकर के आपके जो पेपर है वो देव नारायण गुजर की कोई सीसी लिमिट की लोन है, उसकी गारंटी की एवज में लगे हुए हैं। आगे ज़्यादा बैंक से जानकारी की तो पता चला कि इन्होंने 21 लाख रुपए का लोन ले लिया इनके नाम पे, जबकि 7 का इन्होंने लिया था और 7 का इन्होंने जमा करवा दिया। बैंक में एप्लीकेशन दी, वहाँ से कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो फिर इनके खिलाफ हमने FIR दर्ज करवाई है, तो पुलिस थाना प्रताप नगर में दर्ज है। धारा इसमें 420, 406, 467, 468 और 472 है। 10 साल तक की सजा के प्रावधान है। देवनारायण गुजर की ओर से अग्रिम जमानत की एप्लीकेशन भी डीजे कोर्ट में लगी थी, जो खारिज हो चुकी है। तो देखा आपने किस तरह देवनारायण गुर्जर ने धोखाधड़ी करते हुए पीड़िता के मकान के कागजात अपने फायदे के लिए बैंक के लोन की गारंटी के एवज में रखवा लिए। आपको बता दें कि पीड़िता ने अपने हिस्से के 7 लाख रुपए कभी के चुका दिए हैं, लेकिन फिर भी वह अपने कागजात लेने के लिए दर बदर भटक रही है। ऐसा नहीं है कि देवनारायण गुर्जर या इस धोखाधड़ी में जुड़े सभी किरदारों को इस खेल के बारे में पता नहीं हो। जब पीड़िता के कुछ परिजनों ने इसमें दखल दी तो आरोपी देवनारायण गुर्जर ने अपनी गलती स्वीकारते हुए 10 रुपए के स्टाम्प पर कबूलनामा भी जारी किया है। बाकी पैसा वह चुकाएगा, लेकिन उसके बाद भी बैंक में पैसा जमा नहीं हुआ और पीड़िता के मकान के कागज बैंक में फंसे हुए ही हैं। इस पूरे मामले में संजय गुरनानी, जिन्होंने लोन के लिए फाइल तैयार की, उनका कहना था कि उन पर लगे सारे ही आरोप बेबुनियाद और मिथ्या है। देवनारायण और पुष्पा सालवी दोनों ही उनके पास लोन लेने आए थे। जब यह लोग पैसा जमा नहीं करवा पाए तो इस तरह की रिपोर्ट दर्ज करवाई है। वहीं बैंक कर्मी पीयूष शर्मा ने कहा कि उन्होंने नियमों के हिसाब से ही काम किया है। आइए इन्हें भी सुन लेते हैं। श्रीमती पुष्पा जी सालवी द्वारा जो भी आरोप लगाए गए हैं वो झूठे हैं। मैं एक DSA के रूप में कार्य करता हूं। मेरा काम है पेपर को इकट्ठा करके बैंक में प्रोसेस करने का, सैंक्शन करना, लोन देना नहीं देना सब बैंक मैनेजर और बैंक के कर्मचारी ही डिसाइड करते हैं और पूरी कार्यवाही या पूरे प्रोसेस को देखकर ही लोन किया जाता है। लोन करते वक्त वैल्यूअर, एडवोकेट और 4-5 जनों का इन्वॉल्वमेंट होता है। सभी लोग विजिट करके लोन को स्वीकृत करते हैं।
इनका 21 लाख का लोन था और दोनों ही पक्ष लोन लेते वक्त सहमत थे और अब इनको शायद जमा कराने में दिक्कत आ रही है, इसलिए ऐसे झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे द्वारा काफ़ी लोगों को लोन दिलाए गए हैं और आज तक ऐसी कोई शिकायत नहीं आई है। हाँ, इन्होंने ही कराया है। इन्होंने पहले प्रार्थना पत्र दिया था, फिर 156(3) इस्तगासा कोर्ट में पेश करके किया है। अभी पुलिस मामले की जांच कर रही है, जो होगा सच सामने आ जाएगा। प्रतापनगर थाने में आपके खिलाफ मामला दर्ज हुआ है, पुष्पा की सालगिरह करवाया है। अच्छा, हाँ बताइए। लोन रिगार्डिंग कोई मामला था? हाँ हाँ हाँ। इसमें कोई देवनारायण गुज्जर करके व्यक्ति ने आपके यहाँ पर लोन करवाया है। तो आपने पीयूष जी पुष्पा जी की तो प्रॉपर्टी के नाम से लोन किया और लोन किया देवनारायण जी गुज्जर को? नहीं सर, इसमें क्या पुष्पा साल की गारंटर थी जी। मतलब अपने बैंक के अंदर ये नियम होता है कि अगर बोरोवर के पास 50% कोई प्रॉपर्टी नहीं है देने के लिए तो वो गारंटर की प्रॉपर्टी भी मॉर्गेज कर सकते हैं। तो पुष्पा गुज्जर को इन्होंने, पुष्पा सालवी है, इनको उन्होंने गारंटर रखा था और गारंटर रख के उनकी प्रॉपर्टी मॉर्गेज। नहीं तो अपना प्रोसेस क्या होता है? लोन किस व्यक्ति को किस आधार पर दे सकते हैं अपन? बैंक का प्रोसेस क्या है? इनके केस में क्या हुआ था कि देवनारायण गुर्जर ने फर्म बना रखी है, देव कंस्ट्रक्शन कर। ठीक है। फर्म को क्या है सर, अपना जो काम धाम होता है ना डेली वर्किंग कैपिटल जी, इसका क्या ठेकेदारी का काम है, यूआईटी वगैरह से इनके वो है टेंडर वगैरह निकलते हैं जी। तो टेंडर के अगेंस्ट में इनको जो काम करना होता है, जैसे यूआईटी ने मान लो 50 लाख का टेंडर दिया जी, अब 50 लाख का काम करने के लिए इनको माल खरीदना पड़ेगा। उस माल के लिए लोन देते हैं। तो बैंक अनसिक्योर्ड तो लोन देता नहीं है कि भाई पता चले कल को इनका काम धंधा नहीं चले, पैसा नहीं हो पाता है तो कैसे चलेगा, इसलिए सिक्योरिटी मांगती है। अगर बोरोवर के पास खुद के पास कोई सिक्योरिटी नहीं होती है तो गारंटर की सिक्योरिटी लेते हैं। पहली प्रायोरिटी रहती है कि बोरोवर खुद की सिक्योरिटी दे। ठीक है। खुद की नहीं दे पाता है तो गारंटर अगर उनके कोई रिलेटिव में हो या कोई जान पहचान में हो, उनको गारंटर रख के गारंटर की प्रॉपर्टी भी अपन रख सकते हैं। ठीक है। तो उसमें इन्होंने इनकी पुष्पा जी की प्रॉपर्टी रख ली थी। ठीक है। नहीं तो आप ये बताओ कि जैसे कि पुष्पा जी को लोन कितना चाहिए था? पुष्पा जी को थोड़ी ना लोन देना है, लोन तो देवनारायण जी को दिया है। पुष्पा जी अच्छा, देवनारायण को भी नहीं दिया, देव कंस्ट्रक्शन फर्म को दिया है। ठीक है। चलो प्रॉपर्टी के काम के लिए लोन दिया। जिसकी प्रॉपर्टी रखते हैं आप, तो उसके वहाँ एफआई के लिए बेचते हो कि आप कोई किसी को बेचते हैं एफआई के लिए? हाँ हाँ बिल्कुल, जिसकी प्रॉपर्टी रखते हैं वो और जो फर्म है दोनों की विजिट होती है बैंक की तरफ से कि एक्चुअल में वो जगह है भी कि नहीं। ठीक है। आपके यहाँ से फर्म वहाँ आप खुद गए, आपने वहाँ पर क्या किस तरह की इंक्वायरी की, किस तरह की पूछताछ की आपने वहाँ पर? बस देखो, हम लोग तो जनरली जाके फिजिकल देखते हैं। देखो हमारे ना दो इसमें प्रोसीजर होते हैं। एक तो होता है बैंक का एमपैनल करा हुआ वैल्यूअर, वो जाता है उसको, ये जो सरकार के मतलब वैल्यूअर होते हैं ना गवर्नमेंट लाइसेंस वाले जी, वो लोग जाके प्रॉपर्टी की वैल्यू देते हैं जी। उस वैल्यू के आधार पे तो हम देखते हैं कि भाई प्रॉपर्टी की वैल्यू इतनी है कि नहीं है कि लोन का पैसा मतलब रिकवर हो जाए। ठीक है। और एक हम लोग फिजिकल वेरिफिकेशन ब्रांच का आदमी खुद जाके करता है कि भाई एक्चुअल में वहाँ पे वो प्रॉपर्टी है भी कि नहीं है, फर्जी तो नहीं है कहीं। जी। तो जैसे मान लो जो अपने प्रॉपर्टी का एड्रेस दे रखा है, आस पड़ोस में नंबर देख के, मकान का नंबर देख के कि एक्चुअल में वो प्रॉपर्टी वहाँ है कि नहीं है, फिजिकल वेरिफिकेशन। ठीक है। वो बैंक का ऑफिसर करता है। तो इस केस में मैंने खुद ने करा है। तो पुष्पा जी और उनके बेटे का कहना है कि आप जब वहाँ फिजिकल वेरिफिकेशन करने गए तो आपने कुछ भी पूछताछ नहीं की, आप गए और चाय पानी पी गए और आ गया? मतलब नहीं, देखो उनमें ना उनके मकान का नंबर मैंने चेक किया कि भाई मकान का नंबर जो इनकी सेल डीड होती है ना, प्रॉपर्टी के कागज, मतलब क्या है कि हम लोग कोई भी लोन देते हैं उससे पहले वकील से एक रिपोर्ट लेते हैं जी, टाइटल क्लियरेंस रिपोर्ट बोलते हैं जी, जिसमें वकील क्या है कि प्रॉपर्टी के कागज देख के रिपोर्ट अपने को बैंक को देता है कि भाई ये एड्रेस है और इन कागजों के बेसिस पे बैंक मॉर्गेज कर सकता है जी, प्रॉपर्टी रख सकता है। कई बार क्या होता है प्रॉपर्टी डिस्प्यूटेड होती है और हम लोग मॉर्गेज कर पाए नहीं कर पाए, तो हम लोग क्या करते हैं कि जब इंस्पेक्शन करते हैं तब एक तो प्रॉपर्टी का एड्रेस कंफर्म कर लेते हैं कि हाँ प्लॉट नंबर मकान नंबर वो है कि नहीं है जी। दूसरा ये देख लेते हैं कि भाई प्रॉपर्टी जिसके नाम पे है वो लोग वहाँ रह रहे हैं, कहीं ऐसा नहीं है कि भाई किसी और को दे रखी है, कब्जे पे है प्रॉपर्टी जी। तो ये मैंने वहाँ पे इंश्योर कर लिया था। तो आपने ये फिर उनसे मैंने ये भी पूछा था कि भैया हाँ आपने उनसे आपने उनकी प्रॉपर्टी देख ली, लेकिन आपने उनसे पूछा कि आपको लोन जो देवनारायण जो लोन करवा रहे हैं कितना लोन करवा रहे हैं? आपने पूछा तक नहीं उनसे? नहीं, मैंने उनको ये बोला क्लियर कि ये जो प्रॉपर्टी आप रख रहे हो
कि देव कंस्ट्रक्शन के अंदर मॉर्गेज रख रहे हो, तो कल को अगर देवनारायण गुर्जर लोन नहीं चुकाता है तो ये आपकी प्रॉपर्टी से रिकवर होगा। आपने उनको अमाउंट बताया कि कितना लोन कर अमाउंट की बातें तो वहाँ नहीं होती ना, वो तो फिर जब ये डॉक्यूमेंट साइन करने ब्रांच में आते हैं जी, तब ब्रांच मैनेजर सारी बात क्लियर करते हैं। इनको बताया उस समय कितना लोन हो रहा है? पुष्पा जी को बताया, बैंक ने बताया? पुष्पा जी को अब ये तो मेरे को आइडिया नहीं है कि वहाँ पे अंदर मैनेजर साहब ने कितना बताया, क्या बताया, पर हाँ वैसे 21 लाख का लोन हुआ तो क्लियर बताया ही होगा जी। अपना सब कुछ गंवाने और नशे की लत में उदयपुर की गुलाब कंवर की दर्दनाक मौत हो जाने के बाद अब उसकी बेटे की परवरिश को लेकर मंगलवार को शहर के हिंदू संगठनों ने जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। इन्होंने मांग की है कि गत दिनों सिरोही निवासी गुलाब कंवर की गंभीर अवस्था में मौत हो गई थी, जिसका अंतिम संस्कार भी महाराणा प्रताप सेना और मानव सेवा समिति के कार्यकर्ताओं ने किया। अब मृतक गुलाब कंवर की 9 साल की बेटी महिला मंडल के निराश्रित गृह में पल रही है। ऐसे में मृतक के पति शाकिर, जिसके कारण वह सड़कों पर भीख मांगते मांगते मर गई, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। साथ ही मासूम मोनालिसा को मृतक गुलाब कंवर की संपत्ति दिलाई जाए। आपको बता दें कि मृतक गुलाब कंवर की पहले पति से तलाक के बाद उदयपुर में शाकिर नाम के युवक से निकाह कर लिया था। शाकिर ने भी निकाह के बाद गुलाब कंवर की सारी संपत्ति हड़प कर उसे घर से बेदखल कर दिया, जिसके कारण अंतिम दिनों में वह सड़कों पर भीख मांगने को मजबूर रही और एक दिन इस दुनिया से ही चल बसी। न तो पीड़िता की पुलिस ने सुनी, न ही शहर के किसी समाज सेवी ने। उदयपुर न्यूज पर पूरी खबर दिखाए जाने के बाद शहर के जागरूक संगठन कलेक्ट्री पहुंचे और जिला कलेक्टर से मासूम मोनालिसा को उसका हक दिलाने की मांग की। गत दिनों सिरोही की जो हमारे गुलाब कंवर नाम की, उसको एक शाकिर नाम के व्यक्ति ने निकाह कर लिया था और निकाह करने के बाद उसकी संपत्ति हड़प ली और फिर उसको वापस छोड़ दिया। जब उसे ऐसी मरणासन हालत में हॉस्पिटल में छोड़ा कि उसका मरणोपरांत उसका दाह संस्कार करने वाला भी कोई नहीं था, तो उसका दाह संस्कार तो स्वयंसेवी संगठन ने किया है। लेकिन हमारी मांग है कि उसकी एक बिटिया और है जो कि निराश्रित गृह में है, उस बिटिया को उचित न्याय मिले और उसकी संपत्ति जो उसने हड़पी है, शौकत ने जो हड़पी है, वो वापस उस समय बच्ची को दी जाए। इसको लेकर के हमने ज्ञापन दिया है और हमारा इसके पीछे यही है कि जिस तरह से जो एक कड़ी चल रही है उस कड़ी तक पहुंचा जाए और इसकी एक न्यायिक जांच की जाए। जो गुलाब कंवर प्रकरण हुआ, इस प्रकरण में शाकिर नाम के व्यक्ति ने बैला पूछला कर उस गुलाब कंवर का धर्म परिवर्तन करवा दिया। उसके बाद में उसको ड्रग्स एडिक्ट बनाकर बिग मांगने की स्थिति में पहुंचा दिया। हमारा प्रशासन से निवेदन है कि ये बहुत सेंसिटिव मुद्दा है, इसको धर्म परिवर्तन से भी जोड़ा जाएगा, क्योंकि इस धर्म परिवर्तन के आड़ में 40-50 लाख का जो इंश्योरेंस गारंटी मिली थी, उस गारंटी इस बैंक से जो लोन मिला था इसको, और वो लोन के चक्कर में पूरा पैसा हड़प लिया और उसके बाद में उसको पागल अवस्था में वहाँ छोड़ दिया। साथ ही उसकी एक 17 साल की नाबालिग लड़की थी, उसको भी निकाह करवा कर हिंदू समाज के साथ अपमान किया। एक जो 9 साल की बच्ची है वो रास्ता महिला मंडल में है और उसको भी वो जो संपूर्ण संपत्ति है वो उसको मिले, ये हमारा प्रयास है। ये आज हमने जो ज्ञापन दिया है, ये गुलाब कंवर के उसकी मौत हो गई थी और उसकी जो मौत हुई उसके जिम्मेदार उसके पति शाकिर है और वो काफी गंभीर अवस्था में, जब वो अच्छी थी तब तो उसको साथ में रखा और जब उसकी तबीयत खराब हुई या जब उसकी गंभीर हालत हुई तो उसे छोड़ दिया गया और उसकी जितनी भी संपत्ति थी उसने वो सारी जब्त कर ली है। और हम ये चाहते हैं, जैसे बड़ी बेटी की तो उसकी शादी हो गई है, लेकिन छोटी बेटी है उसका भविष्य पूरा पड़ा है, अभी पूरी जिंदगी पड़ी है, तो ये जितनी भी संपत्ति है ये वापस गुलाब कंवर की बिटिया को दी जाए और उसके आजीवन सुरक्षा और रक्षा के लिए सरकार जिम्मेदारी उठाए। और बुलेटिन में यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए उदयपुर न्यूज। दुर्गेश टेंट हाउस एंड फ्लावर डेकोरेशन एंड इवेंट्स ऑल इन वन बेस्ट थीम के साथ टेंट, लाइट, VIP कैटरिंग, फ्लावर डेकोरेशन, डोली, पालकी, लवाजमा, ब्राइडल एंट्री, रिवर लविश स्टेज, DJ सेट एंड फोटो बूथ, पूरा पैकेज लीजिए तो अभी कॉल कीजिए, घर बैठे सुविधा पाइए। दुर्गेश फ्लावर, 100 फीट रोड, शोभागपुरा, नंद भवन के सामने, उदयपुर। Operator Durgesh Marble. Mobile 9929997672 9588913193.
डर ही गई थी। रात के 1 बजे मैं कहाँ जाऊं? काफी भीड़ भी जमा हो गई थी। भीड़ में से किसी ने मुझे GBH ट्रोमा इमरजेंसी का कार्ड दिया। मैंने वहां फोन किया, सिर्फ एक कॉल करने से तुरंत एम्बुलेंस आ गई। वहां के डॉक्टर, नर्स और स्टाफ ने ऐसे संभाला कि मुझे कुछ पता ही नहीं चला। उफ पापा, क्या बोलूं। उसके बाद नर्स ने जब मेरे कंधे पर हाथ रखा तो मुझे एक भरोसा मिला। पापा, सिर्फ एक सलाह ने सब कुछ पहले जैसा ठीक कर दिया। तू तो पागल है। पापा, आप ही तो हो हमारे सब कुछ। एक्सीडेंट, ट्रोमा या किसी भी इमरजेंसी में भरोसा कर सकते हैं सिर्फ NABH प्रमाणित GBH अमेरिकन हॉस्पिटल पर। जयपुर के बाद प्रदेश का एकमात्र NABH प्रमाणित हॉस्पिटल GBH अमेरिकन हॉस्पिटल, कोठी बाग, भट्ट जी की बाड़ी, उदयपुर। पर्यटक व झीलों की नगरी स्मार्ट सिटी उदयपुर में आ गया है DS ज्वेलर्स एंड सिल्वर आर्ट, राज टावर, हाथीपोल, जहां आपको मिलेंगे गोल्ड एंड सिल्वर ज्वेलरी, डायमंड रिंग्स, इयररिंग्स, जेम स्टोन्स, हैंडीक्राफ्ट्स और भी अनेक प्रकार की वैरायटियां। आज ही सेवा का मौका दें। हाथीपोल, मेन रोड, उदयपुर। मोबाइल नंबर 9928272543 9783331088। प्राइमरी एजुकेशन से ग्रेजुएशन तक एक ही संस्थान से हासिल कीजिए शिक्षा। साथ ही BA, B.Ed और BCA की डिग्री कोर्स भी आप यहां से कर सकते हैं। सेंट ज्योतिबा फुले पब्लिक स्कूल एवं ज्योतिबा फुले गर्ल्स कॉलेज, पुरोहितों की मादड़ी, उदयपुर। द गुरुकुल स्कूल एवं कॉलेज, गांव बुड़ल, पंचायत लालपुरा, कुराबड़, उदयपुर। छात्रावास की सुविधा उपलब्ध। For better education of your student, we are imparting education through latest technology with a minimal fee structure. Admissions are open, so please visit our school. 1:25 का छात्र अध्यापक रेशियो, ई-लाइब्रेरी, कंप्यूटर कक्ष, योगा के साथ इंडोर आउटडोर गेम्स और खेल मैदान, रेगुलर हेल्थ चेकअप, RO वाटर जैसी कई आधुनिक सुविधाओं से युक्त। मैं आसपास के सभी अभिभावकों से अनुरोध करता हूं कि अपने बच्चे के उज्जवल भविष्य के लिए प्रवेश दिलाएं, उनको अच्छी गुणवत्ता युक्त योग्य अध्यापकों प्रोफेसर द्वारा शिक्षा दी जा रही है। द गुरुकुल स्कूल जो आधारभूत सुविधाओं से युक्त है, जिनमें अध्यापकों के अनुभवी समूह निर्धारित किए हुए हैं, इनको विशिष्ट लोगों ने मार्गदर्शन दिया है। वाहनों की सुविधा भी है और 25 से ऊपर हॉस्टल की सुविधा भी है। सेंट ज्योतिबा फुले पब्लिक स्कूल एवं ज्योतिबा फुले गर्ल्स कॉलेज, पुरोहितों की मादड़ी, उदयपुर। द गुरुकुल स्कूल एवं कॉलेज, गांव बुड़ल, पंचायत लालपुरा, कुराबड़, उदयपुर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए आज आपको एक ऐसे चमत्कारी शिव मंदिर से रूबरू करवाते हैं जहां की हकीकत सुनने के बाद हमारा दावा है आप वहां जाए बिना नहीं रह पाएंगे। जी हां, इस शिव मंदिर की बात ही कुछ ऐसी है जहां वह मुमकिन हो गया है जो नामुमकिन ही है। जी हां, उदयपुर के झाड़ोल कस्बे से 20 किलोमीटर दूरी पर स्थित भेवड़िया गांव के महादेव जी को दूसरे अमरनाथ के नाम से भी जाना जाता है। इस मंदिर में घी से बने महादेव जी स्थापित हैं, जो पिछले 5 साल से एक ही रूप में विराजमान है। सर्दी, गर्मी, बरसात या कोई भी मौसम आ जाए, यह घी न पिघला है न जमा है। गांव वालों की माने तो घी से बने महादेव जी पिछले 5 वर्ष से एक ही समान विराजित हैं। वहीं पुजारी बाबूपुरी गोस्वामी ने कहा कि करीब 9 वर्ष पूर्व यहां से एक सूरत का व्यापारी घी का डिब्बा ले गया था। काफी दिनों तक उन्होंने उस घी का खाने में उपयोग किया, लेकिन कुछ दिनों बाद उस डिब्बे में पड़े घी ने शिवलिंग का आकार ले लिया। कितना भी गर्म करते वह घी पिघलता ही नहीं था। ऐसे में व्यापारी परिवार सहित फिर से भेवड़िया गांव आया और यहां पर मंदिर स्थापित करवाया। इस
दौरान हवन के लिए इस घी का उपयोग किया जाने लगा, लेकिन पंडितों ने मना करते हुए कहा कि जब यह इतने सालों में नहीं पिघला है तो यह साक्षात महादेव का ही चमत्कार है, आपको इसकी स्थापना करवानी पड़ेगी। इस पर उस परिवार ने मंदिर पर स्थापना करवाई। करीब 5 सालों से भी ज्यादा समय हो गया है ये मंदिर बने हुए, लेकिन यहाँ पर स्थापित घी से बना शिवलिंग न तो पिघला है न ही जमा है। महादेव जी का चमत्कार यह घोगुंदा की बेवड़िया में स्थित अमरनाथ की तरह दिखने वाला शिवलिंग है, जो पिछले 5 वर्ष से है जैसी अवस्था के अंदर स्थित है। जो एक सूरत के व्यवसायी ने इसे स्थापित करवाया था। इसे यहाँ के स्थानीय लोगों ने कई बार पिघलाने की कोशिश की है, फिर भी यह नहीं पिघला है। जैसी अवस्था के अंदर स्थापित है, इसे हम आस्था कहेंगे या चमत्कार। जी हाँ, यह एक आस्था का केंद्र बना हुआ है, जहाँ पर पिछले 5 वर्षों से लोगों को आना जाना तथा सूरत के व्यवसायी भी यहाँ पर देखने के लिए इसे आते हैं। यह एक चमत्कार के रूप में स्थापित है तथा इसे जो भी भक्तजन आता है देखकर जरूर आश्चर्यचकित हो जाता है। जो ऑटो मेली सूरत की मेली बटे 3-4 साल रही हो तो खाएगा ये रोटी सोपड़े खाता ही तो अचानक भले या माँ या खाता या मूड़ी बन गई महादेव जी की मूड़ी बड़ी भले बना है कटे जाम कर दी थी बटो भाभी कई दाना महादेव जी हमने किया या कई पतो बटो ये घी भागू अटल आयो घी अटल आवे भले मंदिर की स्थापना कराए भले यो भले कई करा पंडित जी आया पंडित जी कहेगा हवन में ले लो आना क्या हवन में बुल लो तो पंडित जी नट गया भाई हवन में नहीं या तो स्थापना रहेगा 4 साल तो बड़े पहले रहो 2010 मई 2018 में यो वटे आयो गुजर में नहीं स्थापना की थी पंडित जी नट गया फले का बेड़ा काढ़ो की तरह जो फले केटली काटे न भले काढ़ी होना केटली काटे पहले डब्बो है जी रजू भले स्थापना की थी भले कांसरी पेटी में भले ये बंद की था तो अब बार अब तक है जस दशहरा आई गर्मी सर्दी में है जो गर्मी सर्दी कहीं भी है। जंगल जमीन और जन आंदोलन के तहत मंगलवार को उदयपुर में हजारों आदिवासियों ने एक विशाल रैली निकालकर संभागीय आयुक्त कार्यालय के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। शहर के टाउन हॉल परिसर में हजारों की तादाद में आदिवासी इकट्ठा हुए और विशाल रैली के रूप में शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए संभागीय आयुक्त कार्यालय पहुंचे, जहां पर आदिवासियों ने अपनी मांगों से संभागीय आयुक्त को अवगत कराया और राज्य सरकार तक उनको भेजने की मांग की। दरअसल वन अधिकार कानून बनने के बाद भी आदिवासियों को कोई लाभ नहीं हुआ। लगातार उनको जमीनों से बेदखल किया जा रहा है और जंगलों से उन्हें वंचित रखा जा रहा है। इस आंदोलन का संचालन करने वाले लोगों की माने तो कानून तो बना दिया गया, लेकिन आधे दशक से अधिक का समय बीत गया है, फिर भी किसी तरह की कोई पालना नहीं हो पा रही है। इसके अलावा जंगल जमीन को लेकर न्यायालय में चल रहे दावे खारिज हुए थे, जिनमें से 37,000 दावों पर राज्य सरकार ने यह माना कि ये दावे गलत तरीके से खारिज हुए हैं। इन दावों में सरकार की ओर से पैरवी नहीं हुई, जिसका नतीजा यह रहा कि उनको खारिज कर दिया गया। इसके अलावा कुछ दिनों पहले सुप्रीम कोर्ट की ओर से एक फैसला आया था, जिसमें आदिवासियों को जंगल की जमीन से हटाने की बात को शामिल किया गया था। इस फैसले के विरोध में आदिवासियों ने अपनी आवाज को बुलंद करते हुए कहा कि इस फैसले के लिए सरकार जिम्मेदार है। सरकार अगर सुप्रीम कोर्ट में पूरी तरह से पैरवी करती तो शायद इस तरह का फैसला नहीं आता। इस फैसले के विरोध में आदिवासियों ने अपनी आवाज को बुलंद करने के साथ साथ सरकार तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश की है, लेकिन अगर फिर भी सरकार की आंखें नहीं खुलती है तो आगे उग्र आंदोलन किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। केंद्र पार्लियामेंट ने 2007 में वनाधिकार मान्यता कानून पास किया। उस कानून को पास किए हुए 12 साल हो गए हैं, मगर पिछले 6 साल से इस कानून की पालना में कुछ भी नहीं किया गया। 2015 में राज्य सरकार ने ये माना कि जो 37,000 दावे यहाँ के खारिज हुए हैं वो दावे गलत खारिज हुए हैं और उनका पुनर्निरीक्षण करवाएंगे, पर 37,000 दावों का आज दिन तक पुनर्निरीक्षण नहीं हुआ। इसी तरह हर गांव का सामुदायिक अधिकार रिकॉर्ड होना है, सामुदायिक अधिकार रिकॉर्ड नहीं हुआ। गांव में लोगों ने दावे पेश किए हुए हैं, कहीं पटवारी के पास पड़े हुए हैं, कहीं फॉरेस्ट के दफ्तर में पड़े हुए हैं, कहीं बीडीओ के दफ्तर में पड़े हुए हैं, कहीं तहसीलदार के दफ्तर में पड़े हुए हैं। लोग दर ठोकरे खा रहे हैं और जो दावे मंजूर हुए हैं 37,000 के आसपास, 38,000 के आसपास,
उन दावों में भी जो जमीन लिखी गई है वो कब्जा मेरा 5 बीघा का है और पट्टा मुझे 2 बीघा का मिला है। उसके बारे में भी 2012 में सरकार ने लिख के दिया था कि जिनको कम जमीन पट्टे में लिखी है उसके बारे में भी कार्रवाई की जाएगी। इन सब बातों को लेकर के हमारा आज से 2 महीने पहले का प्रोग्राम था कि हम कमिश्नर के दफ्तर में जाएंगे, एक एक तहसील की, एक एक जिले की जो समस्या है वो समस्या से कमिश्नर को अवगत कराएंगे और उनसे टाइम बाउंड प्रोग्राम मांगेंगे कि आप कब इस कानून को पालना करने के लिए कार्यक्रम शुरू करने वाले हैं। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट ने लोगों को बेदखल करने का आदेश पारित कर दिया। ये पूर्णतया केंद्र सरकार की नाकाबिलियत है, क्योंकि उन्होंने लोगों की पैरवी नहीं की। वहां पर केंद्र सरकार की ओर से पैरवी करने के लिए कोई खड़ा ही नहीं हुआ। ऐसी स्थिति में मजबूर होकर के सभी लोग आंदोलित हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। और आज भी हमारा धरना प्रदर्शन इसी बात को लेकर है। इसके आगे भी 8 तारीख को हर तहसील में हमारा धरना प्रदर्शन है और उसके बाद भी अगर सरकार नहीं मानेगी तो आगे की लड़ाई और तय करेंगे। धन्यवाद। आबकारी विभाग की ओर से बुधवार को उदयपुर जिले की शराब की दुकानों के आवंटन के लिए लॉटरी प्रक्रिया की गई। इस लॉटरी प्रक्रिया में जिला कलेक्टर आनंदी और जिला पुलिस अधीक्षक कैलाश बिश्नोई मौजूद रहे। आबकारी विभाग की ओर से की गई इस प्रक्रिया के तहत पहली पर्ची जिला कलेक्टर आनंदी ने निकाली। सुखाड़िया विश्वविद्यालय के विवेकानंद सभागार में हुई लॉटरी प्रक्रिया में सैकड़ों लोगों का मजमा लगा रहा। उदयपुर जिले की बात करें तो अंग्रेजी और देशी शराब की दुकानों की लॉटरी प्रक्रिया के अंतर्गत हजारों लोगों ने आवेदन किया था। उनमें से सैकड़ों की तादाद में प्रक्रिया के दौरान लोग मौजूद रहे। आपको बता दें कि इस प्रक्रिया के तहत आवंटन होने वाली शराब की दुकानों का संचालन 1 अप्रैल से शुरू होगा। इससे पहले जिन लोगों को दुकानें आवंटित होगी उनको विभाग की सभी खानापूर्ति को पूरा करना होगा। प्रक्रिया स्थल पर आबकारी विभाग की पुलिस के साथ साथ स्थानीय पुलिस थानों का भी जाब्ता तैनात किया गया ताकि किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हो। इतना ही नहीं, प्रक्रिया को पूरी तरह से पारदर्शी रखने के लिए पूरी प्रक्रिया की वीडियो रिकॉर्डिंग करवाई गई। लक्ष्मी 294 लक्ष्मी 15% कैलाश राठौर 786 कैलाश राठौर 786 S2 विजय लखारा 49 विजय लखारा गोपाल गायरी 1908 रमेश चंद्र खेतावत 927 खेतावत S13 मंजू सुवलका 435 मंजू सुवलका 435 435 S14 आखिरी S15 के लिए। और बुलेटिन में यहाँ एक बार फिर से वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं कुछ और खबरों के साथ। होटल सिल्वर स्टार फायर एंड आइस रेस्टोरेंट, शुद्ध शाकाहारी फैमिली रेस्टोरेंट। जी हाँ, खाने का आनंद लें स्मार्ट सिटी उदयपुर में फायर एंड आइस रेस्टोरेंट के साथ, जहाँ चारों ओर हरियाली। सिटी की भीड़ भाड़ से दूर प्रताप नगर रुवाना बाईपास पर आप अपने परिवार के साथ एक बार खाने का आनंद जरूर लें। होटल सिल्वर स्टार फायर एंड आइस रेस्टोरेंट, जहाँ आप पाएंगे ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, हाई टी, स्नैक्स, बैंक्वेट पार्टी, किटी पार्टी, पिकनिक स्पॉट, बर्थडे पार्टी, मैरिज एनिवर्सरी, मैरिज पार्टी, बुकिंग फॉर पर प्लेट आउटडोर एंड इंडोर कैटरिंग। फायर एंड आइस रेस्टोरेंट एंड कैफे, स्नैक्स, स्टार्टर्स, beverages, breakfast, South Indian soup, Chinese main course, papad and raita, bread, basmati rice, dessert special, Singapore noodles. Address Hotel Silver Park, Fire and Ice Restaurant and Cafe, Pratapnagar Sukhel Bypass near Crystal Garden, Pratapnagar, Udaipur. Mobile number 8890 669683. The Scholars Arena,
an English medium co-education senior secondary school, activity-based teaching and learning with 1:35 student-teachers ratio. Pre-nursery to 12th, affiliated to CBSE. Well-equipped physics, chemistry, biology and computer lab. Well-equipped and ventilated classrooms. School aims to cultivate traditional values and cultural heritage of India. Up to 2nd standard, no school bags, no homework. Air-conditioned pre-nursery and nursery classrooms. Special general knowledge empowerment program, enabling child to speak fluent English. Ensure the best English speaking environment. Complete monitoring with CCTV. Well-equipped indoor and outdoor game facility. Extra co-curricular activities. School also ensure full security while pick and drop your child. The Scholars Arena English Medium Senior Secondary School near IOC Petrol Pump, Savina Bypass, Sector 9, Hiranmagri, Udaipur. Our second branch, the Scholars Arena English Medium School, 29 New Swaminagar, 100 Feet Road, Tekri Madari Link Road, Udaipur. 27 वर्षों से आपकी सेवा में पूनम फर्नीचर, ऑफिस, डोमेस्टिक, मॉल्डेड जैसे सभी प्रकार के स्टील और वुडन फर्नीचर के निर्माता और विक्रेता। पूनम फर्नीचर सुप्रीम, गोदरेज, स्पेसवुड, सेलो और डिकेन फर्नीचर के साथ रिफ्रेश मैट्रेसेस की शानदार श्रृंखला। अपना घर सजाने के लिए कैश की चिंता छोड़ दीजिए। पूनम फर्नीचर और HDFC बैंक आपके लिए लाए हैं 0% डाउन पेमेंट, 0% ब्याज और बिना किसी प्रोसेसिंग फीस के आसान ऋण योजना। हॉस्पिटल, होटल्स, कॉलेज, कॉर्पोरेट और सभी तरह के गवर्नमेंट एवं नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में टर्न की प्रोजेक्ट के विशेषज्ञ। उदयपुर का एकमात्र 3 मंजिला भव्य फर्नीचर शोरूम। शादी के विभिन्न पैकेज की विशाल श्रृंखला। 21,000 से लेकर 1,51,000 तक पैकेज उपलब्ध। 37,500 में 11 आइटम, डबल बेड बॉक्स, साइड टेबल 2, अलमारी, सिंगल डोर, गद्दे, तकिए, बेडशीट, कंबल सेट, सेंटर टेबल 4x2, ड्रेसिंग टेबल, बाजोट, कुर्सी 4, यानी आपके बजट में आपकी चाहत का फर्नीचर। घर के आंगन से लगे ससुराल का हर कोना। पूनम फर्नीचर के बिना बेटिया ससुराल न जाए। एक बार पधार कर सेवा का मौका अवश्य दें। पूनम फर्नीचर, सेक्टर 5, हिरनमंगरी, मेन रोड, उदयपुर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। उदयपुर में मंगलवार को महिला अधिकारिता विभाग की ओर से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना को लेकर जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में महिला अधिकारिता से जुड़े अधिकारियों के साथ साथ स्वयंसेवी संस्थाओं के लोग मौजूद रहे। कार्यशाला में अधिकारियों की ओर से स्वयं सेवा संस्थाओं के सदस्यों को ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में बेटियों को पढ़ाने के लिए लोगों को जागरूक करने के कार्यों में तेजी लाने की बात कही गई। इस मौके पर यह बात भी सामने आई कि आदिवासी अंचल में आज भी बालिकाओं को शिक्षा से वंचित रखा जाता है, इसलिए आदिवासी क्षेत्र में इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। केंद्र सरकार की प्रधान सेवक श्रम धन योगी योजना का मंगलवार को उदयपुर में विधिवत उद्घाटन किया गया। गिरवा तहसील के सभागार में हुए कार्यक्रम में सांसद अर्जुन लाल मीणा, ग्रामीण विधायक फूलसिंह मीणा सहित कई लोग मौजूद रहे। इस योजना के शुभारंभ के मौके पर ही गिरवा तहसील के परिसर में कामगार असंगठित मजदूरों के पेंशन के लिए फॉर्म भरने का कार्य किया गया, ताकि लोगों को इसके लिए कई भटकना नहीं पड़े और सरकार की योजना में सभी शामिल होकर लाभ ले सके। कार्यक्रम के दौरान सांसद अर्जुन लाल मीणा ने मौजूद लोगों से आह्वान किया कि अब तक पेंशन केवल राजकीय सेवाओं में काम करने वाले लोगों को ही मिलती थी, लेकिन देश के प्रधान सेवक ने इस योजना को शुरू कर उन लोगों को फायदा पहुंचाया है जो कि कभी इसके बारे में सोच भी नहीं सकते थे। इतना ही नहीं, कोई भी मजदूर जो कि 18 साल से ऊपर है और उनकी आयु 40 वर्ष से कम है, वह इसका लाभ ले सकते हैं। इस योजना के लिए मजदूर अपने आयु के अनुसार जितनी राशि जमा कराएगा उतनी ही राशि सरकार मिलाकर उसके खाते में जमा कराएगी और 60 वर्ष के बाद स्वतः ही उसकी पेंशन शुरू हो जाएगी। आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अभी ही गुजरात से, अहमदाबाद से प्रधानमंत्री श्रम धन योगी योजना, जो इस देश में वो कामगार जो असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं, मजदूर है, धोबी है, किराना की दुकान के हैं, घर में काम करने वाले लोग हैं, ड्राइवर है, टैक्सी चालक है, ऐसे अनेक लोग हैं जो असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं। उन लोगों के लिए 60 साल उम्र के बाद 3,000 रुपये प्रति माह पेंशन देने की योजना का
आज शुभारंभ कर रहे हैं। वैसे तो 15 फरवरी को उन्होंने कर दिया था, लेकिन आज पूरे देश में एक साथ उसका शुभारंभ कर रहे हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से उदयपुर संसदीय क्षेत्र की जनता की तरफ से माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं। ये नेक अच्छी योजना उन्होंने इस देश में प्रारंभ की है। इससे जो कभी कल्पना नहीं कर सकते थे कि हमें हमारे जीवन में बुढ़ापे में 60 साल बाद सरकार की तरफ से कोई हमें पेंशन मिलेगी। जितना अंशदाता करेगा उतना ही पैसा भारत सरकार उसमें लगाएगा। ये योजना 60 साल बाद उसको पेंशन मिलेगी। बीच में कोई अगर व्यक्ति उससे बाहर निकलना चाहता है या किसी कारण से वो पैसा जमा नहीं करा सकता है, तो जितना पैसा उसका जमा है उसका वो प्लस उसके ब्याज सहित वापस सरकार उसको जब चाहे जब उसको वापस दे देगी। ये बहुत अच्छी योजना है। मैं समझता हूँ कि इससे 11 करोड़ लोग अब तक इस योजना से जुड़ चुके हैं। 11 लाख लोग अभी, जैसा कि बताया गया जो CSC के अधिकारी द्वारा बताया गया, तो उससे ये ज्ञात हुआ कि 11 लाख लोग अब तक ये अभी 15 एक महीना भी नहीं हुआ है और 11 लाख लोग जुड़कर इस योजना का लाभ ले रहे हैं। तो मैं बधाई और शुभकामना देता हूं। संविधान बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले बुधवार को उदयपुर में लोगों ने भारत बंद के आह्वान के तहत एक विशाल रैली निकालकर जिला कलेक्ट्रेट के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। समिति के बैनर तले सैकड़ों की तादाद में लोग कोर्ट चौराहा पर इकट्ठे हुए। इसके बाद शहर के विभिन्न मार्गों से रैली निकाली गई। रैली के माध्यम से ST, SC और माइनॉरिटी के लोगों ने सरकार की ओर से आर्थिक रूप से दिए जा रहे 10% आरक्षण का विरोध किया और साफ किया कि सरकार संविधान के साथ छेड़छाड़ कर रही है, जो कि पूर्ण रूप से गलत है। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 2013 में EVM मशीन को लेकर दिए गए फैसले के समर्थन में लोग नजर आए। लोगों ने यह भी कहा कि सरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले की अवमानना कर रही है। इस दौरान बहुजन क्रांति मोर्चा के सदस्यों ने यह भी कहा कि सरकार ने जो 10% आर्थिक आरक्षण देने का प्रावधान किया है वह एक तरह से राजनीतिक स्टंट है। संविधान में इस तरह कोई प्रावधान ही नहीं है। पूरे देश के अंदर संविधान बचाओ संघर्ष समिति के माध्यम से आज भारत बंद करने का आह्वान किया गया है। देश के SC, ST, OBC, माइनॉरिटीज के तमाम जितने भी सामाजिक संगठन हैं, वो संगठन मिलकर के बहुजन क्रांति मोर्चा के माध्यम से हम लोग देश के अंदर आज भारत बंद का आह्वान को सफल करने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। हमारी मुख्य मांग है, 8 अक्टूबर 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने EVM मशीन को लेकर के जो घोषणा की गई थी कि आने वाले चुनाव जो है वो बिल्कुल भयमुक्त हो, स्वतंत्र हो और बिल्कुल जो है मतलब मेरा कहने का मतलब यह है कि पारदर्शिता से हो। जो उसकी भारत सरकार अवमानना कर रही है, उस आदेश की पालना नहीं कर रही है। हम चाहते हैं कि 100% जो है गिनती जो VVPAT मशीन के द्वारा जो पर्ची आती है उसकी 100% गिनती हो, जो नहीं मानी जा रही है। दूसरा ये निवेदन था कि 10% आरक्षण जो लागू किया था, ये 10% आरक्षण संविधान के विरुद्ध है। 16(4) के अंतर्गत जो सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से जो पिछड़ा हुआ वर्ग है उनको ही आरक्षण देने का प्रावधान है। आज देश जो आरक्षण लेके आई है, क्या वो गलत है, क्या मानते हैं? मैं इसी तरह मैं मानता हूं कि वो संविधान के विरुद्ध है। संविधान के अंदर आर्थिक आधार पर आरक्षण देने का कोई प्रावधान नहीं है। सरकार ने अपना राजनीतिक उल्लू सीधा करने के लिए ये कार्यक्रम किया है और आदिवासी समाज के लोग, अनुसूचित जाति के लोग, OBC के लोग तमाम इस बात को जानते हैं कि ये राजनीतिक स्टंट है। दुश्मन देश पाकिस्तान से सकुशल लौटने के बाद जांबाज सिपाही अभिनंदन की दुनिया भर में तारीफ हो रही है। इसी कड़ी में उदयपुर भी अछूता नहीं है। कोई भी संस्था हो, संगठन हो, प्रतिष्ठान हो या खासो आम, सभी अपने अपने अंदाज में हमारे विंग कमांडर की बहादुरी को सलाम करते हुए अपने अपने अंदाज में स्वागत कर रहे हैं। आइए आपको ले चलते हैं शहर के मिस्टर एंड मिसेस फैमिली शोरूम की तरफ,
जहां के संचालकों के अभिनंदन के स्वागत में एक दिन के लिए बच्चों की हेयर कटिंग निःशुल्क की। आपको बता दें कि 2 दिन से यह संदेश सभी तरफ वायरल करवाया गया और सोमवार के दिन अभिनंदन के स्वागत में पूरे स्टाफ ने सिर्फ बच्चों की ही कटिंग की। पूरे दिन स्टाफ के लोग बच्चों की कटिंग में व्यस्त रहे। इतना ही नहीं, जिस बच्चे ने जो हेयर स्टाइल मांगी, इन लोगों ने हूबहू उस स्टाइल में ही हेयर कट किए। शिव शक्ति के मिलन पर मनाए जाने वाले महाशिवरात्रि पर्व को लेकर सलूमर मुख्यालय व मोहल्लों में वातावरण शिवमय हो गया। सभी शिवालयों पर पंचाक्षर स्रोतों की मधुर धुन से वातावरण वैदिकता पूर्ण बनता नजर आया। साथ ही जागेश्वर महादेव मंदिर आशुतोष लिंग स्वरूप भगवान जगन्नाथ को सूर्योदय से पूर्व अवंतिका नरेश महाकाल बाबा की भस्म आरती की तर्ज पर भस्मीभूत करते हुए भस्म श्रृंगार धरा महाआरती उतारी गई। सोमवार को सुबह जागेश्वर मंदिर में भगवान अभिषेक पूजन कर भस्म आरती के उपरांत विजय श्रृंगार धराया गया। सुबह से ही नगर के हर गली मोहल्लों में बालकों व युवा टोलियों द्वारा भगवान शिव की विभिन्न झांकियां बनाने का क्रम प्रारंभ हुआ और दोपहर तक उन्हें मूर्त रूप दिया गया। इसी प्रकार क्षेत्र के मोरिलेश्वर, धोलागिरी, खेड़ा, मुलेश्वर, बड़लेश्वर, पीपलेश्वर, गुंदेश्वर, कोठारेश्वर, मानेश्वर, केदारेश्वर, न्यायेश्वर, सोमनाथ, महादेव, त्रिवेणी धाम सहित अन्य शिवालयों में दर्शनार्थ भक्तों का तांता लगा रहा और शिवालयों पर आकर्षक विद्युत सज्जा भी की गई। और चलते चलते एक नजर अब तक की हेडलाइंस पर। धनपति रसूखदार नेताजी ने कोर्ट के फैसले को भी किया दरकिनार। क्षतिपूर्ति राशि दिलाने की पीड़ित परिवार ने लगाई गुहार। कैसे होगी पालना, कांग्रेस की सरकार। बैंक में लोन लेने से पहले हो जाइए सावधान। 7 लाख का लोन लेने वाली महिला को धोखे में रखकर लिया 21 लाख का लोन। बीच की कड़ियां हुई संदेह के घेरे में। किसी चमत्कार से कम नहीं है झाड़ू का महादेव मंदिर। न पिघला न जमा है 5 सालों से घी का शिवलिंग। और मैखानों के नए खेवनहारों के खिले चेहरे। शिक्षा के मंदिर में हुई सोमरस दुकानों की नीलामी। उदयपुर न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। शहर की तमाम हलचल से आपको आगे भी रूबरू करवाते रहेंगे। फिलहाल इजाजत दीजिए कृतिका 24 को और खबरों के लिए देखते रहिए उदयपुर न्यूज। नमस्कार।